किनारा करने का फैसला किया है। वैसे पवार 84 साल के हो चुके हैं और अभी उनका राज्यसभा का कार्यकाल 1.5 साल का बचा है और जैसा कि उन्होंने कहा कि 1.5 साल के बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बिसात बिछाई जा चुकी है। सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। बाजी किसके हाथ में लगेगी, इसके कयास भी लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल भी जारी है। जुबानी जंग तेज हो गई है, लेकिन प्रदेश की सियासत के पुरोधा माने जाने वाले शरद पवार ने अपने एक बयान से महाराष्ट्र के सियासी पारे को नया रूप दिया है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति के रिटायरमेंट के संकेत दिए हैं। उन्होंने अब भविष्य में चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हालांकि लोगों की सेवा करते रहने की बात दोहराई है, यानी संगठन और सरकार में इनडायरेक्ट अपनी भूमिका अदा करते रहेंगे। सबसे लंबे समय तक बारामती की अगुवाई करने वाले शरद पवार ने मंगलवार को यहां अपनी बात रखते हुए कहा है कि नए लोगों को अब आना चाहिए। शरद 84 साल की उम्र में अभी राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल 1.5 साल बचा हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी 1.5 साल की पारी पूरी करने के बाद चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। शरद पवार के बयान को इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले लंबे वक्त से उनके भतीजे और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने उनके रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठाए थे। इस साल की शुरुआत में अजीत पवार ने एनसीपी नेता शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें घर में रहना चाहिए, पता नहीं वो कब संन्यास लेंगे, जिसके बाद शरद पवार ने पलटवार भी किया था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार सबसे अनुभवी नेता हैं। वो केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने के साथ 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ये बात अलग है कि उनका कार्यकाल कोई भी पूरा नहीं रहा। 1958 से कांग्रेस के साथ सियासत करने वाले शरद पवार 1999 तक पार्टी में रहे। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने एनसीपी का गठन किया। हालांकि भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी शरद नाम से उनकी पार्टी रह गई है, जिसके मुखिया अब शरद पवार हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले फिलहाल बारामती से ही लोकसभा सांसद हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी भाभी यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर ये सीट अपने नाम की है। शरद पवार ने महाराष्ट्र और केंद्र दोनों की सियासत की। कांग्रेस में रहने के बाद जब वो कांग्रेस से अलग हुए तो भी उनकी पार्टी का समर्थन हमेशा ही कांग्रेस को मिलता रहा। शरद पवार के सियासी सफर की अगर बात करें तो 1960 में कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 1967 में 27 साल की उम्र में पहली बार बारामती से विधायक चुने गए। 50 सालों के चुनावी इतिहास में शरद पवार ने 14 चुनाव जीते। 1 जुलाई 1978, जून 1988 और मार्च 1993 को 3 वो मौके थे जब उनके हाथों में महाराष्ट्र की सत्ता की भागदौड़ भी आई। इस बीच 1984 में पहली बार बारामती से लोकसभा सांसद भी बने। 1991 में वीपी नरसिम्हा राव की सरकार में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। 1998 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया। इसके अलावा 2010 में आईसीसी चेयरमैन भी बन चुके हैं। बहरहाल अगर शरद पवार वाकई चुनावी राजनीति से हटते हैं तो यकीनन महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर में बड़ा बदलाव होगा। लेकिन ये भी सच है कि शरद पवार जैसे दिग्गज किसी भी भूमिका में रहें, सियासी बाजी पलटने की ताकत रखते हैं, क्योंकि जिन रणनीतिकारों के दम पर सत्ता आती है जाती है, शरद पवार को उसमें महारत हासिल है। उन्हें कोई मात नहीं दे सका। मात खाई भी है अगर तो अपने के लिए अपनों से ही खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाराष्ट्र की सियासत के दिग्गज नेता शरद पवार ने एक बयान क्या दिया कि सियासी भूचाल आ गया। शरद पवार ने साफ कह दिया कि अब वो अगला कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे।
1.5 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बचा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो गया। क्या उनकी पुत्री जो है सुप्रिया सुले वो उनकी उत्तराधिकारी होंगी, या फिर पार्टी कैडर में से किसी एक को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। सवाल यह भी उठता है कि आखिर जो सियासत की जंग चल रही है कि एनसीपी किसकी है, उसमें जीत किसको मिलेगी, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन एक बड़ा बयान, ये बयान उस समय आया है जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है कुछ दिनों के बाद, और उससे ठीक पहले शरद पवार का यह बयान क्या वोटरों को उनके प्रति लेकर आएगा, उनकी तरफ, उनकी पार्टी की तरफ लेकर आएगा। क्या महाविकास आघाड़ी को इसका फायदा मिलेगा, यह भी देखना होगा कि क्या एक सिंपैथी वोट जो है वो शरद पवार अपने हिस्से में, अपने खेमे में कर पाने में सफल होंगे या नहीं। क्योंकि शरद पवार भले ही किसी भी फॉर्म में रहें, चाहे वो चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन इतना तय है कि किसी भी तरह से वो सत्ता को पलट भी सकते हैं, सत्ता बना भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ा है। अभिषेक, शरद पवार का ये बयान, इसे बयान में उन्होंने कहा कि वो 1.5 साल के बाद, यानी जैसे ही राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र की पोलिंग को देखते हुए ये बयान दिया गया, ये पहले से तय था कि शरद पवार जो है वो राज्यसभा का ये उनका आखिरी टेन्योर है और इसके बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे? आशीष, देखिए, इसमें कोई पहले से तय तो बिल्कुल नहीं था तय कि इस पर मामले पर कि शरद पवार आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हाँ, एक बात साफ है कि चुनाव न लड़ने का फैसला उन्होंने पहले से ले लिया था। यानी जो चुनाव होता है, यानी मतदान की बात होती है वो हाँ, लेकिन राज्यसभा में वह है, राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में भी वो नहीं जाएंगे। उन्होंने अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि राज्यसभा में भी वह सोच रहे हैं कि अब इस पर मामले पर विराम लगाए। देखिए, इसको इस कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा आशीष कि जिस तरीके से शरद पवार इतने सालों तक राजनीति में रहे, उसी बारामती से उन्होंने साफ साफ बात जिक्र किया कि आपने कई बार हमने मंत्री बनाया, कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया, कई बार सीएम बनाया, कभी मुझे हार का सामना नहीं करना पड़ा। और ये बड़ी बात वो कह रहे हैं कि हार का सामना ना करते हुए कम से कम मैं जीतता रहा और आप लोगों के बदौलत जीतता रहा। और लेकिन मुझे अब लगता है कि जो युवा है, जो यूथ है, वह आगे आना चाहिए, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनके इस बात में उनके निशाने पर थे अजीत पवार। यह समझना होगा क्योंकि बारामती की धरती से शरद पवार बात कर रहे थे। आपको पता है, बारामती से इस वक्त अजीत पवार, उनके जो भतीजे हैं, जो कि जाहिर सी बात है उनको पार्टी को छीन कर ले गए हैं, जो कि उनका आरोप है, चुनाव लड़ रहे हैं, बात को लेकर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनका निशाना था, बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं और उनका निशाना था अजीत पवार के ऊपर। अजीत पवार भी कैसे समझना चाहिए कि जो भी यूथ को है, जो युवा वर्ग है, उनको आगे आना चाहिए। और यही कारण है कि योगेंद्र पवार के लिए लगातार बैटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं शरद पवार। और शरद पवार के लिए ये चुनाव जो है वह कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है कि बारामती जो सीट है, जो पवार का एक हमेशा घराना रहा है, हमेशा उनके लिए जो वोटर्स खड़े रहे हैं। और यही कारण है कि शरद पवार लोगों से इमोशनल अपील कर रहे हैं कि आपने कभी मुझे हराया नहीं। और यही कारण है कि योगेंद्र पवार को जिताने में पूरी मदद करें। और इसका मतलब साफ है कि वो अजीत पवार को किसी तरीके से वो हरवाना चाहते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए उन्होंने एक बड़ा तुरुप, ये क्या एक इमोशनल कार्ड है क्या अभिषेक? इसे इमोशनल कार्ड के रूप में लिया जाए क्या कि एक इमोशनल कार्ड चलने की यहां पर कोशिश की गई है? बिल्कुल ये इमोशनल कार्ड ही है आशीष। इमोशनल कार्ड चलने की बिल्कुल कोशिश की है, जैसा कि आपने बताया ही अपने जब बात कर रहे थे उस दौरान कि देखिए, राजनीति के वह चाणक्य शरद पवार जो कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बात भी सच है। आपने देखा होगा 2019 में जब वो बरसात हो रही थी, उस दौरान वो भीगते बरसात पे चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस दौरान हालत यह थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस की और जो एनसीपी एक साथ चुनाव मैदान में थे लोग, तो शायद उनकी सीटें कुछ नहीं आ सकती। उनकी हालत काफी पतली थी, कई नेताओं ने गिव अप कर दिया था। लेकिन शरद पवार की देन थी कि कई बड़े पैमाने पर सीटें जीत कर आए। 50 से ऊपर शरद पवार की सीटें आई और 40 से ऊपर कांग्रेस की सीटें आती है। तो समझिए कि शरद पवार की देन की वजह से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई थी उस दौरान। और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में शरद पवार के लिए जो स्थिति है, वर्चस्व की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है, जाहिर सी बात है, राजनीतिक भाषा में कहते हैं। यही वजह है कि शरद पवार का यह जो बयान है कि वो राजनीतिक में संन्यास लेने के संकेत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि युवाओं को, देखिए, वह साफ साफ कह रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। यानी जो लोग भी